नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसलों की जरूरत। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए इस साल अप्रैल से जुलाई में दुनिया के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों से अधिक लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित, वहीं बारिश में कमी के साथ गुजरात की स्थिति में सुधार। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना तथा मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितनी जल्दी से निर्णय लिए जाएंगे, उतनी ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। भारतीय न्याय संहिता के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों की भावना है नागरिक प्रथम, प्रतिष्ठा प्रथम और न्याय प्रथम। उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने पर एक सिक्का भी जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन अखिल भारतीय जिला न्यायाधीश सम्मेलन की अगली कड़ी है। The district judiciary and everyone else, so as to understand the concerns of judges of the district judiciary and enable us to chart out collective visions for the future of the Indian legal system. The district judiciary is the first point of contact for a citizen in search of justice. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ई कोर्ट फेज 3 के अंतर्गत 7,210 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकी नवाचारों के उपयोग से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुगम व सुलभ बनाया जा रहा है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिन के इस सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों पर 5 सत्र आयोजित होंगे, जिनमें बुनियादी सुविधाओं, समावेशी अदालत, न्यायिक सुरक्षा, मामला प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल हैं। भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मालदीव, मॉरिशस तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने चारों सदस्य देशों की ओर से कल कोलंबो में आयोजित एक समारोह में इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्री अजीत डोभाल ने पारंपरिक, गैर पारंपरिक और उभरती हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्रीलंका यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका तथा मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की यात्रा पर आज उत्तराखंड जाएंगे। वे देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री धनखड़ देहरादून में राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय और ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी जाएंगे। वे संस्थान के विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ बातचीत करेंगे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायो E3 नीति 2024 जारी की। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये नीति देश में उच्च क्षमता वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था जैव अर्थव्यवस्था से संचालित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर? हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां हैं मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नागरकोइल। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के विस्तार से देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये 3 नई वंदे भारत रेलगाड़ियां महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों का शहर मदुरई अब IT सिटी बेंगलुरु से जुड़ जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत आधुनिक भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत रेलवे स्टेशनों में एक बड़ा बदलाव देख रहा है और छोटे स्टेशनों की तरह ही हवाई अड्डों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक के सभी लोगों को आरामदेह यात्रा की गारंटी देने तक अपना कार्य करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण राज्यों का त्वरित विकास विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा बजट में सरकार ने तमिलनाडु के रेलवे बजट के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं, जो कि 2014 के आवंटन से 7 गुना कहीं ज्यादा है। विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 37% की बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल पेमेंट हब पेसेक्योर के ताजा आंकड़ों के अनुसार UPI के माध्यम से प्रति सेकंड लगभग 3700 से ज्यादा लेन देन किए गए, जो 2022 में प्रति सेकंड दर्ज किए गए 2348 लेन देन से 58% अधिक है। इस तरह लेन देन की संख्या के मामले में UPI ने चीन के अलीपे, पेपॉल और ब्राजील के PIX को पीछे छोड़ दिया है। जुलाई में UPI लेन देन 20,60,000 करोड़ को पार कर गया था। यह किसी भी एक महीने में किया जाने वाला सबसे अधिक लेन देन था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन कल रांची में आयोजित एक समारोह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर श्री चंपई सोरेन ने कहा कि वे आदिवासी पहचान और इसके अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा चंपई सोरेन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी। वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, कोर कमेटी में भी रहेंगे। टाइगर अभी जिंदा है और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी। दिल्ली में भाजपा विधायकों के एक शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यों को लेकर कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया और कहा कि इससे आवश्यक सेवाएं तथा दिल्ली की जनता के कल्याणकारी कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू कर दी हैं। ये सेवा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टर 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक पीजीटी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में अब भी हड़ताल पर हैं। वे इस अपराध से जुड़े सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार कर उसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। पोषण माह के इस संस्करण में एनीमिया के बारे में जागरूकता, पोषण भी, पढ़ाई भी और देश में कुपोषण खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों तथा सहायक भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात में बारिश की कमी के बाद बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य भी समाप्त हो गया है। कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के किसी भी क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज वर्षा दर्ज नहीं हुई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कारण आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। कल रात से ही जारी बारिश से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनजीवन पर असर पड़ा है। शहरों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और निचले क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। नहरों और जलधाराओं में पानी का स्तर बढ़ चुका है। राज्य भर में जिला प्रशासन ने आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। जलभराव के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हुआ है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव 2024 की समीक्षा बैठक की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश भर में खादी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष अक्टूबर में इस महोत्सव का आयोजन करेगा। बैठक में श्री मांझी ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने पर जोर दिया। श्री मांझी ने देश भर में खादी के प्रचार और प्रसार पर भी बल दिया ताकि लोग खादी वस्त्र पहनने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान दे सकें। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स कंपनी पर ब्राजील में अपना कानूनी प्रतिनिधि रखने की समय सीमा खत्म होने के बाद यह प्रतिबंध लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वायुसेना कमांडर माइकोला ओलेस्चुक को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने सशस्त्र बलों के वायुसेना कमांडर को बदलने का फैसला किया, हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। बाद में यूक्रेन सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा कि सेंटर एयर कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनातोलियो क्रियोनोजुको अब अस्थायी रूप से वायुसेना कमांडर का कार्य करेंगे। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीदें आज तीसरे दिन निशानेबाजों पर टिकी हुई हैं। बैडमिंटन और तीरंदाजी के भी कई मुकाबले आज होंगे। निशानेबाजी में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के महावीर उनहलकर शूटिंग रेंज में उतरेंगे। वहीं महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा की क्वालिफिकेशन राउंड में रोबीना फ्रांसिस अपनी चुनौती पेश करेंगी। आज भाला फेंक के F57 के फाइनल में पदक जीतने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट। तीसरे दौर के मुकाबले में नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपेरन ने 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 से हराया। सर्बिया के जोकोविच इस टूर्नामेंट में अपना 25वां प्रमुख खिताब और अपने करियर का 100वां खिताब जीतने के प्रयास में थे। इस बीच डबल्स मुकाबले में भारत के यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी तीसरे दौर में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने दूसरे दौर में अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक और नीदरलैंड के जीन जुलियन रोजर की जोड़ी को 4-6, 6-3, 7-5 से पराजित किया। इससे पहले भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी डबल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। दूसरी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने दूसरे दौर में स्पेन के रोबर्टो कार्बेलिस बाइना और अर्जेंटीना के फेडरिको कोरिया की जोड़ी को 6-2, 6-4 से हराया। लेकिन भारत के एन श्रीराम बालाजी और अर्जेंटीना के गुइदो एंद्रोजी की जोड़ी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस और ग्रेट ब्रिटेन के नियल स्कोपस्की की जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। समाचार कक्ष से जया भारती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसलों की जरूरत। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए इस साल अप्रैल से जुलाई में दुनिया के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों में अधिक लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।